बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द नेफ्रोलॉजी रिव्यू क्लास। इसमें हम टॉपिक देखेंगे AKI, CKD, ग्लोमेरुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर, नेफ्रोलिथियासिस एंड द UTI। द फर्स्ट वन इज़ द AKI। अब AKI जो है वो मोस्टली विद इन द वीक्स जो है कि हो जाता है। जैसे लाइक कोई पेशेंट किसी कोई ड्रग ली है, अगर पेशेंट को इसकी डिफरेंट ना कॉजेज होती हैं, जैसे प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट हाइपरटेंशन में चला गया, शॉक में चला गया एंड ऑर्गन है ना किडनी, अगर उसको ब्लड नहीं जाएगा तो उससे AKI हो सकता है। हाइपरटेंशन है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, गैस्ट्रोइंटाइटिस जिसमें फ्लूइड लॉस हो रहा है ना, ये सारी वो आ जाएगी। लेकिन मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड AKI जो होता है वो ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है। ठीक है, अब दो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि AKI कॉज करती हैं। द फर्स्ट वन इज द एनसिड एंड द सेकंड वन इज द AC। ठीक है, एस इनहिबिटर्स। अब एनसिड क्या करती हैं, जो आपकी एफरेंट होते हैं ना, एफरेंट और ईफरेंट को कैसे याद रखना है। एफरेंट को आप अराइव से याद रखोगे और ईफरेंट को एग्जिट से। जो वेसल्स जा रही हैं वो एफरेंट होंगी, जो उसे एग्जिट करेंगी वो ईफरेंट होती है। तो एनसिड क्या करेगा, जो आपकी एफरेंट वेसल्स होती है उसकी वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से रीनल का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जो ईफरेंट होती है वेसोडाइलेट होगी, तो इससे ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ऐसी दो ड्रग्स हैं जो कि AKI कॉज करती हैं। पैथोफिजियोलॉजी, रीनल फंक्शन टेस्ट आप क्या करवाते हो, जब क्रिएटिनिन देखना हो, ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये मोस्ट इंक्रीज बाय द प्री रेनर और द डिक्रीज बाय और द डिहाइड्रेशन के अंदर भी ये कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और सेकंड वन देखो सोडियम का करवाते हैं, ये एक्सक्रीशन होता है सोडियम एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द पोटेशियम। बेसिकली वो रीनल फंक्शन टेस्ट का बता रही है कि इसमें हम क्या क्या देखते हैं। नेक्स्ट बताएंगे कि प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे शॉक में चला गया पेशेंट, हार्ट फेलियर है, सेप्सिस है, उसके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जब उसमें 20% ज़्यादा हो जाते हैं और जो फ्रैक्शन एक्सट्रैक्शन होती है सोडियम की वो कम हो जाती है। रीनल के अंदर ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन रेशो कम हो जाती है, लेकिन सोडियम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये आपने अच्छे से याद रखना है। प्री रीनल के अंदर रेशो बढ़ जाएगी लेकिन सोडियम जो है वो कम हो जाएगा। रीनल के अंदर ब्लड नाइट्रोजन रेशो कम हो जाती है और जो है सोडियम ज़्यादा हो जाता है। पोस्ट रीनल के अंदर क्या होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पर ज़्यादा होगा, क्रेट की रेशो भी ज़्यादा होती है। और ये पोस्ट रीनल कब होता है, जब रीनल ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी जो यूरिथ्रा की तरफ पाथवे जा रहा होता है। अब ATN में देखो, ये ज़्यादातर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये टॉक्सिन या ड्रग की वजह से प्री रीनल स्टेट में मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो है वो AKI ही होता है। ठीक है, अब इसमें मरी ब्राउन कास्ट मिलती है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया। इसमें ग्रैनुलर कास्ट एपिथेलियल सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर यूरियन सोडियम इसमें हाई होगा, सोडियम फ्रैक्शन ज़्यादा होगी। अब यूरिन माइक्रोस्कोप आपको वही मरी ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट मिलती है। प्री रीनल के अंदर हाइलिन कास्ट होती है। ठीक है, WBC कास्ट के अंदर आपको इन्फेक्शन नजर आएगा। नेफ्रोटिक के अंदर आपको फैटी कास्ट मिलती है और CKD में वैक्सी। ये याद रखना है, नेफ्रोटिक में फैटी और इन्फेक्शन में WBC और ATN के अंदर मरी ब्राउन और CKD में वैक्सी। अब इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये भी आपको बताया था कि इंटरस्टिशियल में होता है। इसमें जब इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होगा तो उसमें ट्राइड मिलता है आपको, यूसिनोफिलिया फीवर एंड द रैश। इसमें पायूरिया हो सकता है। ठीक है, दूसरा यूसिनोफिल यूरिया हो सकता है। इसमें आप मेडिकेशन लिस्ट देखोगे पेशेंट क्या ले रहे हैं। ठीक है, अब वो बताने कि इसमें हो सकता है कि DDs के अंदर कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई हो। इसमें आप PCI करोगे देन कम पेशेंट विद AKI एंड द लेविडो रेटिकुलर स्लैश। रेब्डोमाइलोसिस वही है, जब मसल इंजरी होगी तो क्या होगा, मायोग्लोबिन जो है आपकी किडनी से पास करेगी और फिर टॉक्सिसिटी कॉज करती है। इसके अंदर टी कलर यूरिन का इसमें डिप्स्टिक टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसमें हीट एक्सपोजर और क्रश इंजरी हो या फिर हाई CK लेवल, इसमें ट्रीटमेंट IV फ्लूइड होता है। कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी में ये होता है कि जैसे जब भी आपने MRI करवानी होती है तो कॉन्ट्रास्ट देना होता है, उससे पहले आप रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। उसके अंदर सीरम क्रिएटिनिन जो है इंक्रीज हो जाएगा विदिन 24 to 48 आवर्स। इसमें जैसे ही कॉन्ट्रास्ट का एक्सपोजर होगा। ठीक है, इसमें रिसेंट क्या हो सकता है, GFR रिड्यूस हो जाएगा और इसमें प्रोफाइल एक्सेस जो है वो 0.9 अपने 0.9 के नॉर्मल से 9 देना होता है। ठीक है, इसमें आइसोस्मॉल लॉस वाला कॉन्ट्रास्ट देंगे। इसका NSS डायलिसिस का ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता। डायलिसिस पोस्ट कॉन्ट्रास्ट आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की इंडिकेशन क्या है, वही हाइपोकैलेमिया, फ्लूइड ओवरलोड, एसिडोसिस, यूरेमिक और इंटॉक्सिकेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। अब इसमें देखो 62-year-old मेल एडमिट टू द हॉस्पिटल विद निमोनिया एंड रिसीव द एंटीबायोटिक, डेवलप द AKI। अब AKI डेवलप हो गया, यूरिन एनालिसिस पे मडी ब्राउन, इसमें आपको फौरन से पता चलना चाहिए ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा। ठीक है, और इंटरस्टिशियल में WBC कास्ट मिलते थे। रेब्डोमायोलोसिस में ये क्रश इंजरी की होगी या बर्न। दूसरा 60-year-old वुमन रिसेंटली ट्रीटेड फॉर द UTI एट द फर्स्ट बिगिन टू रिकवर 10 days। अब इसमें फीवर है, रैश है, हिमाचूरिया है एंड द प्रोटीन यूरिया। ठीक है, अब एक तो उसने बताया कि जैसे ही उसने एंटीबायोटिक ली उसके बाद उसको रैश हुआ। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। नेक्स्ट में देखो, elderly patient fell down on his leg 2 weeks ago. From that time he was bedridden, presented with the shortness of the breath, dyspnea and found to have the high renal profile. Which of the following found in the urine? यूरिन में इसमें क्या मिलेगा, that is suffering from the cholesterol embolism। अब इसमें जब भी क्या होगा कि bedridden है, उसे breath और dyspnea है, renal profile ज़्यादा हाई मिली है, यूरिन इट इंडिकेट सफरिंग cholesterol embolism। अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, तो उसके अंदर क्या होता है मोस्टली eosinophiliuria। अब इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ये देखो हमने एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में पढ़ा था, ट्राइड होता है रैश, फीवर, इयोसिनोफिलिया और मोस्टली इसमें इयोसिनोफिलिया जो है वो DDs में आएगा तो कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखो इसके अंदर मैन हु फेल्ट इन द मैराथन एंड केम टू द विद द डार्क यूरिन। एक तो मैराथन से फॉलो हुआ। ठीक है, एंड डार्क यूरिन है, पॉजिटिव ब्लड इन द यूरिन डिप्स्टिक, नो माइक्रोस्कोपिक RBCs नजर नहीं आए। और दूसरा इसमें क्या होगा, रेब्डोमाइलोसिस जब भी फेल की स्टेज होगी। प्रिवेंशन ऑफ द डाई इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी इन द पेशेंट ऑन केस ऑफ द हाइपरटेंशन गोइंग टू द PCI एंड ही इज ऑन द लिस्टोप्रिल। अब इसमें क्या है कि वो लिस्टोप्रिल पे है और हाइपरटेंसिव भी है, तो आप इसके अंदर क्या देते हो, आइसोटोनिक सोल्यूशन देते हैं। नेक्स्ट वन इज द 5-year-old बॉय प्रेजेंटेड विद द ब्लडी यूरिया फॉर द सेवरल डेज, फटीग है, पैलर है, नोजिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रीनल सफिशिएंसी। और स्कूल किड्स सिमिलर सिम्टम्स, उसके मोस्ट कॉमन जो हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, एनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, रीनल इनसफिशिएंसी, ब्लडी डायरिया। ठीक है, इसमें ई कोलाई मोस्ट कॉमन कॉज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेशन ऑफ द हीमोडायलिसिस की इंडिकेशन क्या होती है, GFR नो। इसके अंदर मैंने आपको बताया था हाइपोकैलेमिया, रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया, तो उसमें 5.5 से ज़्यादा होता है। इसमें सीरम जो है वो 7.5 से ज़्यादा, वो भी 3 मेडिकल मैनेजमेंट्स के बाद। ठीक है, नेक्स्ट में देखो 65-year-old man with a cirrhosis secondary to the hepatitis C with a fatigue and the confusion over the past few weeks, numerous hospital admission in the past year for the varicose bleeding
ब्लीडिंग है, साइटिस है, सेवरल थेरेप्यूटिक पैरासिम्पटम्स की है, ही हैज़ बीन यूरिनेटिंग वेरी लिटिल, हिज जॉन्डिस, डिसेंडेड एब्डोमेन, हेपेटोमेगाली, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेट हाई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। इसमें साइटिस है, वेरिसल ब्लीडिंग है, इसमें यूरिनेट कर रहा है, जॉन्डिस है, हेपेटोमेगाली है, तो इसमें सारे जो फंक्शन खराब हुए हैं वो मोस्टली क्या है, हिपेटो, इसमें हिपेटोरेनल सिंड्रोम भी हो सकता है इसकी, मोस्टली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ही इसमें ज़्यादा है ना, तो इसके और सिरोसिस में फेस हेपेटाइटिस सी को आपने याद रखना है कि जो सी होता है ना, सी टू सी, तो ये सिरोसिस और क्रॉनिक फेलियर कॉज करेगा, इसमें आपने ट्रांसप्लांट करना होगा। 68-year-old man known case of the type 2 endocrine artery disease undergoes the left total knee replacement on the post-op day. Complains of the new abdominal discomfort over the past 12 years. He had spontaneously voided 200 ml of the urine. Abdominal examination पे discomfort है, difficulty in the appreciating mass due to the obesity. Lab result के अंदर HB लो है, सोडियम लो है, बाइकार्ब 21 है, अब इसमें ब्लड भी है, नाइट्रोजन जो है वो हाई है, क्रेट भी आया है, उसका रीनल फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आया प्रायर टू द सर्जरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब इसमें देखो डिस्कम्फर्ट है, एप्रिशिएटिंग आपको मैस लग रहा है, ठीक है, HB नॉर्मल है, सीडियम लो है, सोडियम लो है, ब्लड यूरिया इसकी ये हाई है, लेकिन रीनल फंक्शन टेस्ट है वो प्रायर टू द सर्जरी नॉर्मल है, तो इसमें आपने क्या करना होता है कि यूरिन पास नहीं हो रहा, उसमें एक जैसे उसने स्पॉन्टेनियसली अवॉइड किया था, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आगे, इसके अंदर आप ब्लडर कैथेटराइजेशन करते हो। The next one is the CKD. CKD small kidney zonal carcinoma suggests the chronicity. इसमें डायबिटीज मेलाइटिस, HIV और पॉलीसिस्टिक एमाइलोइडोसिस में हो सकती है। किडनी विल प्रिजर्व इट साइज, किडनी का साइज प्रिजर्व रहता है। इसमें द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एंड स्टेज रीनल डिजीज द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। डायबिटिक नेफ्रोपैथी कैसे होती है, डायबिटिक है, नेफ्रोपैथी है, डायबिटीज़ के अंदर प्रोटीन जो भी यूरिन में स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटीन यूरिया हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, उससे एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो करवाते हो, फंडस की एग्जामिनेशन करते हो, उसका ट्रीटमेंट आप इनिबिटर ARBs देते हो, ठीक है। नेक्स्ट नीचे उन्होंने बताया डायबिटिक पेशेंट है प्रोटीन 1 टू द रीनल बायोप्सी। अगर तो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, उसके अलावा माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन रेटिनोपैथी आ गई है, इसको आप नेफ्रोपैथी को डायग्नोस करोगे विदाउट रीनल बायोप्सी। लेकिन अगर कंट्रोल है, फंडस एग्जामिनेशन भी कर लिया है, डू नॉट फाउंड, आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं लग रही, देन यू विल परफॉर्म द रीनल बायोप्सी। अब इसमें डिलेइंग प्रोग्रेशन ऑफ द CKD इसमें क्या होगा, बीपी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ऐसे इन केस ऑफ द प्रोटीन, इसमें बता रहे हैं डिलेइंग, आप इसको कैसे डिले कर सकते हो CKD को, बीपी को कंट्रोल रखोगे, ग्लाइसेमिक आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, ऐसे इन द केस ऑफ द प्रोटीन यूरिया, ठीक है, ग्लूट देते हो इनहिबिटर, लो प्रोटीन इन द डाइट, सोडियम आइटम, आप किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी ना, तो मजीद डैमेज होगा, तो आप इसको अवॉइड करना, प्रिवेंट करना कि फर्दर डैमेज ना हो। एनीमिया इन द क्रॉनिक डिजीज के अंदर कैसे होता है, इसमें वही आप उसको एरिथ्रोपोइटिन देते हो, आयरन डेफिशिएंसी को रूल आउट करोगे, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन अगर तो लेस देन 20% है, प्लस फेरेटिन 100 है, 100 से कम फेरेटिन भी कम है, और दूसरा ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी कम है, तो आप क्या करोगे, आयरन रिप्लेसमेंट करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब भी आपने अपने OPD में पेशेंट्स का भी फेरेटिन पहले देखते हो ना, CBC करवाया, HB लो है, देन आप फेरेटिन करवाते हो, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन करते हो, फेरेटिन कम है, देन आप आयरन रिप्लेसमेंट करते हो। अगर फेरेटिन जो है वो ज़्यादा, देन आप उसको क्या करते हो, एरिथ्रोपोइटिन देते हो। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो मैलिग्नेंसी के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, टारगेट हीमोग्लोबिन जो CKD में 10 से 11.5 होना चाहिए। एरिथ्रोपोइटिन का बहुत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है, वो क्या करते हैं, हाइपरटेंशन है। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम इसमें ये है कि नहीं होता सिस्टमिक और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, अगर जब आप डायलिसिस करते हो उसके दौरान पेशेंट को सिस्टमिक और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आएंगे, ठीक है, जिसमें डायलिसिस जो इनिशियली स्टार्ट किया उसमें नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, रेस्टलेसनेस, सीजर और कोमा होता है, ड्यू टू द रैपिड शिफ्ट ऑफ द यूरिया, ये क्या करेगा, सीरम जो ऑस्मोलाइटी है उसको कम कर देगा। अब इसके MCQs देखिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द CKD इज कार्डियोवास्कुलर, हाउ टू डिफरेंशिएट CKD फ्रॉम द एक्यूट के, इसमें हम कैसे, क्योंकि जब आप अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हो तो उसके अंदर क्या होगा, साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। पेशेंट डायग्नोज विद द CKD नाउ, ही इज कमिंग इन द आउटपेशेंट क्लिनिक एंड ही इज डिसाइडेड टू स्टार्ट हिम ऑन द डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, उसका क्रेट 10 है, बट इज द मैथमेटिक्स। हीमोडायलिसिस स्टार्ट करने के लिए आप मोस्टली जो है ना वो फिस्टुलास बनाते हो, ये बेस्ट वे होता है डायलिसिस, कैसे लेस इन्फेक्शन होगा, उससे 6 मंथ तक, मतलब जब तक फिस्टुला बना रहेगा तब तक उसका डायलिसिस इजीली होते रहेंगे, ठीक है। 30-year-old woman with a 12-year history of the type 2 diabetes mellitus has maintained the strict glycemic control, all tests normal है, what is the next step in the patient management as a screening for the secondary prevention of the diabetic nephropathy। अब उसकी secondary prevention क्या है, आप उसमें माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया जो यूरिन का करवा के देखते रहोगे कि उसके अंदर प्रोटीन आएगी, स्क्रीनिंग कर रहे हो ना कि प्रोटीन तो नहीं आ रही, उसके किडनीज ठीक है, डायबिटिक पेशेंट उसमें आपने किडनीज को बार-बार रीनल फंक्शन टेस्ट करवाओ, यूरिन का माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया करवाना है। 20-year-old may known case of the type 1 diabetes mellitus for the 10 year, which is the first sign of the diabetic nephropathy का फर्स्ट साइन यही होगा कि आपको माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया मिलेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन एज द पेशेंट ऑन केस ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, BMI 30 है, ब्लड प्रेशर हाई रीडिंग है, HbA1c भी ज़्यादा है, बट विल रिड्यूस द रिस्क रीनल फेलियर के रिस्क को कौन कम करेगा, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, दूसरा अपने शुगर को, तो इसमें रीनल फेलियर के रिस्क को किसने, दोनों नहीं कम करने में, इसमें वैसे ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा और इसमें भी कंट्रोल भी हो सकता है। नेक्स्ट पे देखो, पेशेंट विद स्टेज 2 क्रॉनिक डिजीज प्रेजेंटेड विद फटीग इन द पैलरी, हिज लैब रिजल्ट शो द लो HB है, लो NCB है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी, आपने वही आयरन करवाना है, फेरेटिन, ठीक है। CKD विद नॉर्मोसिटिक एनीमिया, व्हाट इज द कॉज, अगर नॉर्मोसिटिक एनीमिया आता है, नॉट द माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक को तो एरिथ्रोपोइटिन की डिफिशिएंसी है। 58-year-old पेशेंट ऑन केस ऑफ द CKD लैब रिजल्ट शो द आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, व्हाट इज द बेस्ट वे टू द मैनेज, इसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो इसमें आप आयरन रिप्लेस करोगे। 32-year-old मेल न्यूली इन्वॉल्व इन द हीमोडायलिसिस प्रेजेंटेड विद द डिजीनेस, वॉमिटिंग एंड द नोजिया आफ्टर द फर्स्ट ऑर्डर, जब आप हीमोडायलिसिस किया उसके बाद तो ये क्या बोलते हैं इसको, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज द ग्लोमेरुलर डिजीज, इसकी दो टाइप्स होती है, नेफ्रोटिक और नेफ्रीटिक है। नेफ्रोटिक में प्रोटीन यूरिया मिलता है आपको, दूसरा मैंने आपको उसका होप निमोनिक याद करवाया था, ओलिग यूरिया मिलता है, प्रोटीन यूरिया होता है, एडिमा होता है। एडिमा है पेरिऑर्बिटल एडिमा, इसमें हाइपरलिपिडेमिया होगा, डिजीज के अंदर मिनिमम चेंज फोकल और मेम्ब्रेनस हो सकती है। नेफ्रीटिक के अंदर हीमाचूरिया मिलेगा, हाइपरटेंशन होती है, उसमें प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 होता है। ऑल द नीड्स किडनी बायोप्सी टू कंफर्म द डायग्नोसिस एक्सेप्ट द डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी के अंदर आप क्या करते हो, माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया और क्लिनिकली डायग्नोस करोगे। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का आपने कैसे मिनिमम चेंज जो है वो बच्चों में होती है, दूसरा मैंने मेम्ब्रेनस आपको बताया था, हेपेटाइटिस B C में कॉमन होता है, ड्रग्स में भी हो सकता है, थ्रोम्बोसिस और ये सब चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन सेली और दूसरा इन्फेक्शन है। फोकल के अंदर आपने HIV याद रखना है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर आपने याद रखना है
लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल है जिसमें विद रेटिनोपैथी। अब आपने प्रोटीन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या करना है, प्रोटीन को डिक्रीज करना है, तो आप इसमें ऐसे एस इनहिबिटर्स यूज करते हो एक्सेप्ट इन द मिनिमम चेंज, क्योंकि मिनिमम चेंज होता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेरॉइड से रिस्पॉन्स कर जाता है। आईजी नेफ्रोपैथी विद इन द 3 डेज करते हैं और जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल विद इन द 10 डेज या विद इन द 7 वीक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखो 90% जो है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इसमें लो C3 होता है, ठीक है, विद इन द फर्स्ट 2 वीक्स और रिटर्न टू द नॉर्मल विद 4 to 8 वीक के बाद नॉर्मल जाएगा। C4 इज यूजुअली विद इन द नॉर्मल एज। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कॉजेज जो है वो एसोसिएट करती है विद लो सीरम कॉम्प्लीमेंट C3, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन में यूज हो रहा है, सीरम में कम आएगा, इसमें पोस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस, SLE, क्रायोग्लोबिनीमिया, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव होगा। अब इसमें एल्पर्ट सिंड्रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर सेंसरी न्यूरल हेयर लॉस में हेयरिंग लॉस मिलता है और कलर फाइंडिंग मिलेंगी, ठीक है। और इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है किसकी, एंड स्टेज रीनल डिजीज की, और ये हेरिडिटी डिफेक्ट किसका, कोलेजन का। अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ द फीवर एंड फाउंड टू हैव द मर्मर एंड हैड द डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद जो मोस्टली जो होता है वो मर्मर मिले तो इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डियल, यूरिन पे आपको आरबीसीज मिले प्रोटीन है और इसमें हाई बीपी है, ठीक है। आरबीसीज नजर आ गए, दूसरा प्रोटीन है, तो ये कोला कलर यूरिन विद इन द फ्यू वीक्स अगो बताया उसने, तो इसमें क्या होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नेफ्रिटिक सिंड्रोम होगा ना, विच इज द कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें लो सोडियम एल्ब्यूमिन होगा, वी होप याद रखोगे। केस अबाउट द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एडिमा है, प्रोटीन इन द यूरिन, बट इज द मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने बायोप्सी करनी होती है। आईवी ड्रग यूजर विद हिस्ट्री ऑफ द एक्सिलरी मास फाउंड टू बी द हैव द प्रोटीन यूरिया इन द 24 आवर यूरिन है, ठीक है। दूसरा उसने किडनी साइज बता दिया 13 सेंटीमीटर, बट इज द डायग्नोसिस में एक्सिलरी मास भी है और प्रोटीन यूरिया भी है। इसमें अल्ट्रासाउंड पे किडनी साइज है, तो इसमें मोस्टली जो है ना ये HIV, इसमें जो हमने फोकल देखा था, इसमें HIV का उन्होंने आई डोंट नो कैसे लिखा है, लेकिन हाँ ठीक है, इसमें वो बताया बेसिकली होता तो ये फोकल सेगमेंटल ही है, लेकिन IV ड्रग अब्यूजर है तो HIV होगा, हाँ ठीक है, इसका HIV नेफ्रोपैथी होगा। फोकल भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने IV ड्रग अब्यूजर का बता दिया तो वो HIV नहीं होगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस C एंड द क्रायोग्लोबिनीमिया, ये किसमें होता है, हेपेटाइटिस B C का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव में याद रखना है। पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, व्हाट इज द इनिशियल ट्रीटमेंट टू रिड्यूस हिज प्रोटीन यूरिया को करने के लिए आप ACE इनहिबिटर्स देते हो, ठीक है। द 23-year-old male have the protein urea. A minimum changes is अब किससे रिस्पॉन्स करेगी, prednisone से most appropriate treatment. 15-year-old boy came with 2 days of the history, fever and the nasal discharge है, malaise है, fatigue है, हमारी है, प्रोटीन यूरिया लेकिन कोई हेमाचूरिया नहीं है, पायूरिया है, सीरम क्रेटिनिन जो है विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इसके अंदर आप क्या करवाते हो, यूरिन जो डिप्स्टिक होता है ना वो आपने 2 सब्सिक्वेंट ओकेजन पे करवा के देखना होता है। 33-year-old मेल है, हेमाचूरिया है, सॉर थ्रोट है, फीवर है, डिस्मॉर्फिक आरबीसीज है, प्रोटीन यूरिया है, आरबीसीज कास्ट में आपको इसमें आपको उन्होंने इसको दोबारा से देखो, हेमाचूरिया विच स्टार्टेड अराउंड द सेम टाइम एज द सॉर थ्रोट, जब भी सेम टाइम या विद इन 1 to 2 days आएगा देन इट्स IG नेफ्रोपैथी। ओके, सो व्हाट इज द मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इज द लो C3, ठीक है। द पेशेंट वाज हैविंग, जो ऑलरेडी हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं उसी में से एमसीक्यूज आते हैं, कोई भी एक एक्स्ट्रा एमसीक्यूज नहीं है। दूसरा देखो इसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हमने पढ़ा था, दूसरा ये कोलेजन का मोस्ट डिफेक्ट होता है, हेमाचूरिया होगा और आइस का डिफेक्ट आता है ना, तो इसमें ये एल्पर्ट सिंड्रोम। द नेक्स्ट वन एज द हाइपरटेंशन इन द CKD, इसमें देखो हाइपरटेंशन में ACE इनहिबिटर और ARB जो होते हैं ना रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं टुगेदर, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब ये जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेट अगर रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस होती है ना देन भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हाइपरटेंशन अगर डायबिटीज मेलाइटिस है तो आप ACE इनहिबिटर दोगे, हाइपरटेंशन CKD है देन ACE इनहिबिटर्स होगे। अब बीटा ब्लॉकर जो है इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ नहीं करते एक्सेप्ट द क्रॉनिक आर्टरी डिजीज। अब आपने CCB को भी अवॉइड करना है विद हार्ट के लिए, बीटा लोल जो है वो बेस्ट होता है फॉर द हाइपरटेंशन इन द प्री एक्लेम्सिया, जो गायनी में भी बढ़ेंगे। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस क्या, अगर डिस्प्लेजिया हुआ है, हाइपरटेंशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस, स्टेनोसिस है, एडिमा है, सिमेट्रिकल किडनी है, डेटोरिएशन और ये RFTs की आपने जैसे ACE की है उसके बाद उसकी RFTs उसके अलावा आपको रूट पे मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप इसमें आप डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हो, कोई ना कोई वेसल का इशू है, ठीक है। इसमें डेफिनेटली डायग्नोसिस है, आप CT एंजियोग्राफी करवाते हो। इसमें एमसीक्यूज देखो, द 60-year-old मेल विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटिस विद क्रॉनिक डिजीज, इसमें आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज में CKD के साथ आपने ACE इनहिबिटर्स यूज़ करने होता है। हाइपरटेंशन है, ड्राई कफ है, विच विल गिव इंस्टेड ऑफ द कैप्टोप्रिल, तो इसके अंदर वही लोसार्टन देंगे। ARBs की जगह हमें ACE देने हैं ना। प्रेग्नेंट पेशेंट विद क्रॉनिक हाइपरटेंशन आस्क अबाउट व्हिच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो उसके अंदर आपने ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, ठीक है, ARBs। इसमें देखो 32-year-old पेशेंट ऑन द फॉर हाइपरटेंसिव मेडिकेशन बट स्टिल हिज BP इज हाई, और इसमें एसिमेट्रिकल किडनी है, ये मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। हाइपरटेंसिव में उसका BP क्यों हाई आ रहा है बार बार, एसिमेट्रिकल किडनी से, तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगा। हाइपरटेंसिव है, राइट, आपको ब्लड भी मिल गया, व्हाट इज द डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो CT एंजियोग्राफी। अगर नेक्स्ट स्टेप पूछते देन यू विल से इट्स अ डॉप्लर, बट डेफिनेटली विद CT एंजियोग्राफी। अब इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। अब इसमें ड्रग्स कॉजिंग द पोटेशियम लेवल कौन हाई करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, आपके ACE हैं, ARBs हैं, कैल्शियम है, स्पाइरो डायरेटिक्स आ जाते हैं, ठीक है, अमाइलोइड है, हेपरिन है और NSAID है। अब इसमें देखो पोटेशियम कंसंट्रेशन जो है वो मैंने आपको 3.5 से 5.5 बताई थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी ज़्यादा दी है, तो इसमें देखो प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेस देन 6.5 इन द एब्सेंस ऑफ द न्यूरोमस्कुलर, और इसी से चेंजेस रिडक्शन ऑफ द पोटेशियम। एक्यूट रेस्पिरेटरी हाइपोकैलेमिया में 6.5 से ज़्यादा बताया। इसमें आपने इसका मेन ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपने सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए कैल्शियम देते हो, पोटेशियम को सेल के अंदर इन करने के लिए इंसुलिन देते हो, इसमें आवी ग्लूकोज और इंसुलिन बताया, सोडियम बाइकार्ब दे कोई एसिडोसिस के लिए, पोटेशियम को रिमूव करने देना आप डायरेटिक्स और या फिर डायलिसिस करते हो, ठीक है। नेक्स्ट में देखो हाइपोकैलेमिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया क्या होता है, जब भी वॉमिटिंग, डायरिया, अल्कोसिस या डायरेटिक्स में होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट को वीकनेस होगी, मसल वीकनेस, पैरालिटिक आइलिस मोस्ट कॉमन होता है। फ्लैट T वेव्स और U वेव मिलती है आपको। ट्रीटमेंट ये है कि अगर K लेवल 3 से ज़्यादा देन आप पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट दे सकते हो, अगर कम है तो पोटेशियम क्लोराइड आप KCl IV भी दे सकते हो। रिफ्लेक्टिव हाइपोकैलेमिया है देन आप मैग्नीशियम का लेवल चेक करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग देखोगे। इसमें उन्होंने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर बताया हुआ है। माइल्ड के अंदर आपको T वेव्स मिलेंगी, प्रोलॉन्ग PR सेगमेंट मिलते हैं, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है। और मॉडरेट के अंदर लॉस ऑफ द P वेव्स इंशाल्लाह मैं आपको ECG जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड फिर उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हम P वेव, Q वेव्स, क्योंकि बहुत मुश्किल है, तो मुझे खुद भी इसको इतना टाइम लगेगा कि मुझे अब जाकर थोड़ा सा आइडिया होगा कि इसको कैसे देखते हैं, ठीक है। इसमें माइल्ड, मॉडरेट और स्फीयर है। माइल्ड के अंदर जो है वो T वेव्स पीक मिलती है, मॉडरेट के अंदर लॉस हो जाती है, और स्फीयर के अंदर वाइडनिंग मिलेगी QRS कॉम्प्लेक्स की। जब मैं आपको वो एक्सरे कलेक्टर समझा दूँगी देन आपको फिर इसमें से समझ आएगी कि कहाँ पर P देखते हैं, QRS, T, ये सब चीज़ें, ओके।
अब जो पीकिंग है ये एक अर्ली ईसीजी कॉम्प्लेक्स होता है इन द हाइपोकैलेमिया। अब ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है? जब भी लार्ज नंबर ऑफ कैल्शियम जो होते हैं ना कैंसर के सेल, ये विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम डिस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, वो अपना कंटेंट जो है ब्लड में रिलीज कर दें, ठीक है। इसमें ल्यूकीमिया, बर्किट लिम्फोमा से ज़्यादा एसोसिएट करता है, इसमें हाइपर हाइपर इसमें सब कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन एक्सेप्ट कैल्शियम कैल्शियम को होता है, बाकी सब यूरेसीमिया, फॉस्फेटेमिया, हाइपर, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आपने आईवी हाइड्रेशन देना होता है। दूसरा आपने इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को लेवल को फर्स्ट चेक करना है आपने, ठीक है। दूसरा प्रोफाइलेक्सिस के अंदर हाइड्रेशन और एलोपिरोनिल देते हो, और रेस्पिरेटरी केस फॉर हाई रिस्क ग्रुप। अब इसमें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की 3 टाइप्स होती हैं, 1 2 3, और इसमें 1 जो है डिस्टल हाइपोकैलेमिया करता है, 2 के अंदर प्रॉक्सिमल, और जो है टाइप 4 के अंदर डिस्टल हाइपोकैलेमिया। 4 वाला हाइपोकैलेमिया करेगा, और पहले दोनों जो है वो हाइपोकैलेमिया करते हैं। फर्स्ट के अंदर एसएलई मोस्ट कॉमन याद रख लो, 2 के अंदर लिम्फोमा और फेंकोनाई, और 4 के अंदर रीनल पैनिकाइमेंसी। अब इसके अंदर नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और पॉजिटिव यूरिन एनाइन गैप मिलता है, इसको हम देखेंगे बाद में। अब हाइपोनेट्रीमिया को पहले देख लो। अगर तो हाइपोनेट्रीमिया जो है वो सोडियम का लेवल नॉर्मल है तो आप आइसोटोनिक देते हो, अगर लो है तो आप उसमें वही सलाइन दोगे, ठीक है। अगर हाई है तो आप इसमें हाइपरग्लाइसीमिया, मैलिटोल, सॉर्बिटोल, ये सब चीज़ें देते हैं। हाइपोटोनिक है तो वॉल्यूम स्टेटस आपने देखना होता है। हाइपोवोलीमिया तो आप डिहाइड्रेशन मेंटेन करोगे। यूवोलीमिक है, उसकी कॉज देखोगे क्या है। हाइपोवोलीमिया है तो इसकी क्या कॉज है। अगर तो हाइपोवोलीमिया तो सलाइन दोगे, यूवोलीमिया तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करोगे। अगर हाइपोवोलीमिया देन आप डायूरेटिक्स देते हो, ठीक है। अब हाइपोनेट्रीमिया के मैनेजमेंट में ऐसा एडीएच है तो वो आप फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करते हो। सिम्टोमेटिक में 3% सलाइन दोगे, हाइपोवोलीमिक नो सिम्टम सलाइन दोगे, हाइपोवोलीमिया है एंड देन लेसी प्लस फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन देते हैं। अब इसमें सोडियम की करेक्शन देखेंगे इन द हाइपोनेट्रीमिया नॉट टू एक्सीड 6 to 8 और पर डे। अब इसमें हाइपोनेट्रीमिया में आप रैपिड करेक्शन कर रहे होते हो, क्योंकि ये ऑस्मोटिक डिमाइलिनेशन सिंड्रोम कॉज कर देगा आपको, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको भी साथ में इन्वॉल्व कर लेगा। इसके एमसीक्यूज देखते हैं। पेशेंट ऑन केस ऑफ द chronic heart failure, diabetes mellitus on the insulin, ACE inhibitor, furosemide now came with the signs of the DVT and started when the happening. पोटेशियम 6 है, prolonged PTT है, और AINR which of the following stop है। अब इस टाइम पे वो कह रहे हैं कि आपने किस चीज़ को स्टॉप कर देना है। क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, डायबिटीज मेलाइटिस है, ठीक है। इसके अंदर आपने ACE inhibitors को रोक देना होता है। अभी हमने इसके ऊपर देखा भी था, क्योंकि पहले ही उसका पोटेशियम हाई है, और एस और हेपरिन भी क्या करते हैं, हाइपरकैलेमिया करते हैं। तो एस और आपने हेपरिन दोनों को रोक देना होता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि जो है ये स्लाइटली प्रोलॉन्ग पीटीटी है आईएनआर, तो अगर आप इसको रोक दोगे तो फिर एम्बोलिज्म के चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए आप पहले आप इसको रोकोगे, देन फिर फर्दर उसको। एल्डरली मैन विद सीकेडी, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन करेक्ट 150 है, पोटेशियम 6.8 है, इसमें फटीग और नॉसिया की कंप्लेन, नेवर टू डू यू। इसमें पोटेशियम ज़्यादा है, आप उसको स्टेबलाइज करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हो। पेशेंट विद कोलोरेक्टल कैंसर प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, एक्सेसिव वॉमिटिंग है, डायरिया है, जनरलाइज मसल वीकनेस किसमें होती है, हाइपोकैलेमिया में, और इसमें फ्लैटनिंग भी मिलती है आपको। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, फ्लैटी वेव्स है, ठीक है। क्यों है हाइपोकैलेमिया में, उसमें आप क्या देते हो, कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे। रिफ्लेक्टिव हाइपोकैलेमिया केस आप देते जा रहे हो, व्हाट शुड आई डू, यू डू देन यू विल चेक द मैग्नीशियम लेवल, ठीक है। The next one is a 17-year girl complained of anorexia nervosa, was admitted for the initiation of the nutrition. The blood sample, hypophosphatemia, hypokalemia, hypomegalia सब कुछ है, तो इसमें cause of the lab investigation में refeeding syndrome, ठीक है। नेक्स्ट में देखो फीमेल पेशेंट ऑन केस ऑफ द रीनल फेलियर, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, उसकी चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पोटेशियम 6 है, इसमें हाई होगा तो पीक टी वेव्स मिलती हैं आपको। अब इसमें AML है, पोस्ट कीमोथेरेपी, वही ट्यूमर लाइसिस के अंदर सब कुछ ज़्यादा होता है लेकिन कैल्शियम कम होगा, तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होगा। पेशेंट होता है कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर द नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ट्यूमर लाइसिस वही हाइपोकैलेमिया, सब कुछ ज़्यादा होगा लेकिन हाइपोकैल्सीमिया होता है, ठीक है। SIDH है, हाइपोकैलेमिया है, बट विल यू गिव एडिशन टू द फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ आप उसको KCl दोगे। केस प्रेजेंटेड विद ड्राई आइज, ड्राई माउथ, सजोग्रन सिंड्रोम में हाइपोकैलेमिया है, हाइपोकैलेमिया सजोग्रन और एसएलई वाला RT1 होता है ना। पेशेंट ऑन है द लंग कैंसर प्रेजेंट विद हाइपोनेट्रीमिया, नॉन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, और पेशेंट यूवोलेमिक होगा तो आप फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर उसमें हाइपोलेमिया हो तो सलाइन दोगे, ठीक है। रैपिड करेक्शन ऑफ द हाइपोनेट्रीमिया आप इसको कैसे करते हो, इसमें विल कॉज विच ऑफ द हाइपोनेट्रीमिया क्या करते हैं, मोस्टली ये माइलिनोलाइसिस कर देगा। अभी हमने ऊपर सारे देखे हैं इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करी। SIDH को एक केस इन लंग कैंसर पेशेंट, सोडियम 115 है, अल्टर मेंटल स्टेटस है, बट इज द मैनेजमेंट, इसके अंदर सोडियम जो है वो 115 है और मेंटल स्टेटस भी अल्टर है, तो आप इसमें क्या करोगे, कम है ना, तो उसमें हाइपरटोनिक सलाइन दोगे। SIDH इन द लंग कैंसर, सोडियम इसमें भी अल्टर है, बट इज द मैनेजमेंट, इसमें हाइपरटोनिक सलाइन, वही सेम MCQ रिपीट हुआ है। नेक्स्ट भी देखो, चाइल्ड केम विद द पेरेंट्स सेड शी हैड अ ब्रेन सर्जरी एंड शी हैड द पॉलीयूरिया एंड द पॉलीडिप्सिया एंड लैब रिजल्ट शो द सिग्निफिकेंट हाइपोनेट्रीमिया है, पोटेशियम 4 है, ग्लूकोज नॉर्मल है, इसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ब्रेन की सर्जरी है, किसमें आता है, हाइपोनेट्रीमिया भी है, तो डायबिटीज एंड स्पाइडस में। इसको हम एंडो में भी डिस्कस करेंगे। कोर्स ऑफ द एस्पिरिन ओवरडोज, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिस, जब एस्पिरिन ओवरडोज होगा, एसिड ज़्यादा ले लिया तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, कैसे फॉलो बाय द मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस नेफ्रोलिथियोसिस, इसमें स्टोन बन जाती है। अब स्टोन जो है रीनल स्टोन ये पाथोसी के पाथवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इसमें फ्लैंक पेन हो सकती है, विद रेडिएशन टू द ग्रॉइन, विद हीमाचूरिया हो सकता है, इसमें CT एब्डोमेन करवाते हैं विदाउट कंट्रास्ट मैनेजमेंट में। इसमें अगर लेस देन 5 होता है तो ये खुद ब खुद पास हो जाती है। 6 to 10 आप टेम्सोलोसिन देते हो, अगर 10 से बड़ी है तो आप यूरोलॉजी पे रेफर कर देते हो। प्रेजेंस ऑफ द AKI इन द बाइलोनेफ्राइटिस में बाइलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सॉलिटरी किडनी रिक्वायर्ड अर्जेंट यूरोलॉजी कंसल्टेशन। इसमें रीनल स्टोन में देखो, इसमें हाइपरपाराथायरॉइडिज्म है, हाइपरकैल्सीयूरिया, इसमें वही रोनिक्स एंड सर्जरी करते हैं, प्रॉक्स एंड वायर सर्जरी जो हम स्टमक में भी करते हैं, इसमें भी उसका पूरा पाथवे चेंज करना होता है। इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट से भी की भी स्टोन होती है, मेटाबॉलिक योग आउट में होगा तो यूरिक एसिड की होगी, ठीक है। दूसरा एमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट एब्नॉर्मलिटी की वजह से सिस्टीन की स्टोन हो सकती है, लेकिन जो स्ट्रोवाइट है आपने ये स्टैग होम कैलकुलाई होता है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। अब देखो अभी जो मैंने आपको बताया, हाँ, पेशेंट विद द बैक एंड द ग्रॉइन पेन, जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एक तो पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही होती है, दूसरा वो फ्लैंक पेन होगी। अब इसमें हीमाटूरिया भी है, यूरिन एनालिसिस पे ब्लड एपिथेलियल सेल्स में नो अदर इन्वेस्टिगेशन, द यूरेटर सिंड्रोम सॉरी स्टोन केस सस्पेक्टेड टू हैव द रीनल स्टोन, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टूल, आपने CT करवाना है विदाउट कंट्रास्ट स्टोन को देखने के लिए। यूरिक एसिड की स्टोन है और 4 mm की है, तो वही पास हो जाती है, रिएश्योर करोगे आप पेशेंट को। अब इसमें देखो लेफ्ट फ्लैंक पेन है, रेडिएट टू द ग्रॉइन है, इसमें हेक्सागोनल सिस्ट है, इसमें हम सिस्टीन जो स्टोन है वो क्यों होती है, क्योंकि
अमाइनो एसिड की एबनॉर्मेलिटी है। अब यूटीआई के अंदर इसको देख लेते हैं कि ये डू नॉट ट्रीट एसिम्प्टोमेटिक यूटीआई अनलेस द प्रेग्नेंट पोस्ट ट्रांसप्लांट है यूरोलॉजिकल, इसमें वही ट्राइमेथोप्रिन नाइट्रोफेरेंटोइन फॉस्फोमाइसिन फ्लोरोक्विनोलिन। फॉर द नॉन प्रेग्नेंट अगर तो अनकॉम्प्लिकेटेड देन आप उसको एम्पेरिकल एंटीबायोटिक दोगे विदाउट कल्चर, इसमें कल्चर की जरूरत नहीं होगी। अब इसमें देखो 56-year-old मिशन नॉन टू हैव द एलर्जी टू द पेनिसिलिन एंड सल्फा एंटीबायोटिक बट प्रेजेंटेड विद यूटी। आप कौन सी एंटीबायोटिक, उसके बाद आपने सल्फा एलर्जी है उससे नाइट्रोफेरेंटोइन स्टार्ट करवाओगे 2 months पोस्ट डिलीवरी एसिम्प्टोमेटिक विद कल्चर स्क्रीनिंग ऑफ द यूरिन मोर देन बताया उससे 1 lakh इकोलाई सेंसिटिव टू द सिप्रोफ्लोक्सासिन नाइट्रोफेरेंटोइन ट्राइमेथोन बट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, नो नीड टू ट्रीट, ठीक है, क्योंकि ये सिम्प्टोमेटिक है। इसमें देखो 27-year-old प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंटेड ईआर विद हिस्ट्री ऑफ द फीवर, फ्लैंक पेन एंड द राइगस, यूरिन एनालिसिस पे पॉजिटिव नाइट्रेट और ल्यूकोसाइट मिले हैं। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आपने वही एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाओगे, एडमिट करोगे। फीवर और फ्लैंक पेन है ना, इन्फेक्टेड तो है। यंग वुमेन नॉट प्रेग्नेंट प्रेजेंटेड विद अनकॉम्प्लिकेटेड एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रेग्नेंट है, देन आप सिप्रोक्सिन दे सकते हो। प्रेग्नेंट में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना। 20-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद डिस्यूरिया, सो प्रॉब्ली बिग डिस्कम्फर्ट एंड नो फीवर, यूरिन एनालिसिस पे कलर लाइट येलो, टर्बिड प्रोटीन एब्सेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है, नाइट्रेट एब्सेंट है, आरबीसी एब्सेंट है, ल्यूकोसाइट 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ग्लूकोसाइट 10 आ रही है तो उसमें आप एम्पेरिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाओगे, ठीक है। इसमें भी देखो ऑल लेडी विद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पायलोनेफ्राइटिस कल्चर वाज डन, इकोलाई आया है, ठीक है। आईवी एंटीबायोटिक जो है आईवी एंटीबायोटिक ससेप्टेबल टू द इकोलाई फॉर द 5 days नाउ विद नो इंप्रूवमेंट बट टू डू, अगर उससे इंप्रूवमेंट नहीं आ रही देन फिर आप क्या करो, पायलोनेफ्राइटिस दिया, कल्चर भी देख लिया, आईवी एंटीबायोटिक भी दे दी, अब फिर आप फर्दर क्या करते हो, अल्ट्रासाउंड करवा के देखो कि कोई स्टोन की ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, एब्सेस तो नहीं है, हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है। अब से स्टार्टर्स और पायलोनेफ्राइटिस को आपने कैसे देखना होता है, यूरिन एनालिसिस पे अगर डब्ल्यूबीसी कास्ट आएंगे तो फिर यू कैन से इट्स अ पायलोनेफ्राइटिस। Okay, so review class is ended. If you have any question, you can ask me.